नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आरएस प्री के लिए हमको करंट अफेयर कैसे तैयार करना है। देखिए, करंट अफेयर के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है इस बार, इस तरह से पहले की तरह मेंशन नहीं हुआ कि राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर। इस बार जो मेन हेडलाइन है, वो ये है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है राष्ट्रीय और जो भी करंट अफेयर है, वो राजस्थान के संदर्भ में। तो मेन जो बात है, आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर भी पढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी पढ़ना, वो पढ़ना आपको राजस्थान के संदर्भ में। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में जो करंट अफेयर आप पढ़ोगे, उसका बेस सोर्स क्या होना चाहिए। देखिए, मैंने इस महीने पूरा सुजस बुलेटिन को फॉलो किया है और मुझे लगा है कि सुजस लगभग सारा राजस्थान के संदर्भ में जो करंट अफेयर है आपके लिए लेके आता है। इनकी क्या डेली बुलेटिन भी आती है, सुजस स्पेशल ये वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा इनका पॉडकास्ट आता है। उसके अलावा इनकी जो योजना के बारे में जिक्र करते हैं, साप्ताहिक इनका रिवीजन आता है, मैगजीन आती है इनकी मंथली। और अगर आपको वो फिर भी अगर करंट अफेयर राजस्थान के विशेष संदर्भ में छूट जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, तो आप अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनिकल करके मैगजीन आती है, मूवल राजस्थान आती है, वो पढ़ सकते हैं। तो ये बेस सोर्स है राजस्थान के करंट अफेयर को पढ़ने का। राजस्थान के एग्ज़ाम, आरएस एग्ज़ाम के लिए हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ने का। तो मैं इस महीने का आपका पूरा करंट अफेयर क्या महत्वपूर्ण रहा और पूरा जो सुजस है बुलेटिन मैगजीन, वहाँ से आप कंपाइल करके लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। आपको इस महीने में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, मैं सब बताऊँगा आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इस महीने जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहा है, सबसे बड़ा करंट अफेयर जो है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जल प्रबंधन को लेके बहुत सारी समझौते हुए और बहुत सारी इन्होंने परियोजनाओं को अभी चर्चा में रही, तो वो सब आपको देखनी है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात है यमुना जल समझौता। तो आपको ध्यान रखना है कि यमुना जल समझौता क्या है। और हथिनीकुंड बैराज यहाँ से चर्चा में रहा था, कैसे यमुना का पानी शेखावटी तक आएगा, कौन कौन सी नहरें हैं, उन सब के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया है करंट अफेयर का, यमुना जल समझौता और पाचना बांध का। आप उस वीडियो को जाके देख लेना, आपको पूरा करंट अफेयर समझ में आ जाएगा। पाचना बांध में आपको ध्यान रखना है, जो कमेटी बैठी गई थी, वो कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे। साथ में आपको ध्यान रखना है कि पाचना बांध में कौन कौन सी 5 नदियों का पानी आता है। और इस तरह से पाचना बांध कहाँ पे, करौली, और जो भी कंटेक्स्ट था वो क्या है, ये वीडियो मैंने बनाया हुआ। इन दोनों करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से आपको हैंड रिटन नोट्स की तरह के रूप में समझाया। उसके बाद नर्मदा जल विवाद आपको पढ़ना है। सरदार सरोवर परियोजना बेसिकली एक विवाद क्या था, जो खर्च को लेके जो विवाद था 4 राज्यों के बीच में, उसको कैसे सोल्व किया गया है, राजस्थान का वेटेज बढ़ाया गया है या घटाया गया है, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसमें राजस्थान का वेटेज को घटा दिया गया और गुजरात के वेटेज को बढ़ा दिया गया। बाकी सबसे ज़्यादा बिजली इसमें एमपी को मिलेगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। उसके बाद पचपदरा रिफाइनरी से संबंधित है, तो पचपदरा रिफाइनरी का मेंस में भी प्रश्न आया था यहाँ से। मेंस जो पिछली बार वाला हुआ था, सीधा सीधा प्रश्न आया था। राजस्थान रिफाइनरी के बारे में आपको 150 शब्द लिखने थे, 50 शब्द लिखने थे, 5 नंबर का मैटर था। और इससे संबंधित पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके देखना। आपको पूरा डिटेल वीडियो, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, सब कुछ कंपाइल करके आपको दिया है हैंड रिटन नोट्स में, मैंने समझाया हुआ। उसके अलावा एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, राजस्थान इंडेक्स, दोनों चर्चा में रहा। राजस्थान का स्कोर क्या रहा, भारत का स्कोर क्या रहा, भारत की रैंक कौन सी है। राजस्थान की में जो 3 अव्वल ज़िले हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना, झुंझुनू, राजसमंद और चित्तौड़। तो इस तरह से इन ज़िलों के नाम आपको ध्यान रखना। पहले नंबर पर झुंझुनू रहा, उसका स्कोर क्या है, और इसकी कैटेगरी जो होती है, जैसे अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट, इस तरह से उस कैटेगरी से इस बार प्रश्न जरूर आएगा। एक प्रश्न श्योर आएगा यहाँ से, आपको ध्यान रखना। और इस करंट अफेयर को भी मैंने मेरे चैनल पे बहुत अच्छी तरीके से पूरा तीनों लेवल पे आपको समझाया हुआ है, किस तरह से ग्लोबली ये इंडेक्स जारी किया जाता है, कैसे राज्यों का जारी किया जाता है, इस तरह से कैसे इंडिया का जारी किया जाता है, फिर राज्यों के लिए जारी किया जाता है, तो जिलों के वाइज जारी किया जाता है। तो ये पूरा मैंने समझा रखा, आप मेरे चैनल पर जाकर देखना। उसके अलावा एक और करंट अफेयर था, जोधपुरी मोजरी को जीआई टैग दिया। तो जीआई टैग कैसे दिया जाता है, कौन से कानून के तहत दिया जाता है, जीआई रजिस्ट्री कहाँ पे है, ये सब आपको ध्यान रखना है। जैसे जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में है, तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस महीने का रहा। उसके बाद सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना समारोह मनाया गया था। सहकारिता काफ़ी महत्वपूर्ण है और सहकारिता का भी लेटेस्ट उदाहरण है भारत टैक्सी, अभी चर्चा में रही थी।
तो आपको ये सब पढ़ना सूजस बुलेटिन में और सूजस स्पेशल में लेके इसको वीडियो भी आया है और वो काफ़ी मैंने डिटेल में उसका वीडियो मैंने अभी बनाया नहीं, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ किस तरह से बाहर टैक्सी आने वाला फ्यूचर है ऊबर ओला की तरह, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो था वो था VBAG रामजी योजना और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसका नाम बदल दिया गया, पहले इसका नाम था मनरेगा। और 1 जुलाई 2026 से जो देवमाली प्रवास के दौरान हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ब्यावर से इस योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना को लेकर अभी आज 2 अगस्त हो गया, 1 महीना हो गया। तो इसके क्रियान्वयन में सबसे आगे आंध्र प्रदेश चल रहा है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, आपको ये भी याद रखना है। और ये योजना PIB में इसका बहुत शानदार तरीके से चार्ट बनाया हुआ है, किस तरह से मनरेगा से VBG रामजी अलग है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से सीधा सीधा मेंस में प्रश्न आ सकता है। अंतर क्या है, तो देखिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। मेन क्या है, जो 1 जुलाई को ये योजना सब जगह लागू हुई है, इसमें क्या है, जो दरें थी पहले उसमें चेंज कर दिया गया है। अब न्यूनतम मजदूरी 300 से ज़्यादा हो गई है, 125 दिन का अनिवार्य रोजगार हो गया, साथ में 60 दिन का अनिवार्य कार्य निलंबन। मतलब जो श्रमिकों की कमी हो जाती थी फसली खेतों में काम करने के लिए चरम फसली मौसम के दौरान और कृषि कार्यों के दौरान, तो इसके लिए इसमें मेंशन किया हुआ 60 दिन का अनिवार्य कार्य निलंबन होगा। साथ में जो वित्त पोषण का ढांचा है 60-40 है, केंद्र का 60 है, 40 राज्यों का, पूर्वोत्तर में 90-10 है और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पूरी तरह से 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। और इसमें निश्चित बजट आवंटन दिया गया है, पहले से बजट बना दिया जाएगा कि भैया ये 4 प्राथमिकता प्राप्त जो क्षेत्र है उनमें इस तरह से पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 4 स्पष्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में आपको वो काम करवाना है। जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका और जलवायु केंद्रित काम करवाना है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये मनरेगा में इससे अलग है ये सारी चीज़ें, तो आपको ध्यान रखना है। मनरेगा क्या था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो PIB का चार्ट आप जाके देखना, अगर आप कहोगे तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा अलग से और उस चार्ट को आपको बता दूंगा। और ये मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आना श्योर है। इसके बाद जो करंट अफेयर था, डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष कौन कौन सी पहले हैं, बदलाव क्या हुआ, शहर और गांव के बीच की खाई को कम कर दिया गया। तो सूजस स्पेशल में इन्होंने बहुत सारी डिजिटल इंडिया को लेकर जो योजनाएं चलाई गई उनको पूरा समराइज किया होगा, आपको वो देखना है। AI और सेमीकंडक्टर चिप बना रहे, हम दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। तो AI सेमीकंडक्टर के लिए कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर कारखाने स्थापित किए गए, ये आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो पहले हमारी रैंक 38वीं हो गई है, पहले 81वीं थी। लगभग 2.23 लाख स्टार्टअप हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश हुए हैं डिजिटल इंडिया के इन 11 वर्षों में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी यहाँ से भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। और डिजिटल इंडिया के जो भी योजना है, पहल हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद चर्चा में था नागरिकता और पासपोर्ट। नागरिकता और पासपोर्ट का क्या है, देखिए हमारे एक न्यूज़ आई थी कि जो पासपोर्ट है अन्य देशों का पासपोर्ट वो उनकी नागरिकता का प्रमाण है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जो विदेश मंत्रालय ने उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है पासपोर्ट, ये एक कानूनी दस्तावेज़ है। जबकि दूसरे देशों में माना जाता है कि उनका पासपोर्ट उनकी नागरिकता का प्रमाण है, तो लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो जो भी आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब है, इनके क्या वैधानिक प्रावधान है, ये किस लिए हैं, इनको आपको एक बार देखना है। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है UPSC में भी और RS में भी बन सकता है प्री में। नागरिकता कानून कौन सा लागू है, 1955, जिसका इम्पोर्टेंट प्रावधान क्या है। नागरिकता पूरा चैप्टर इस बार हमारे पॉलिटी में इंक्लूड किया गया है, तो आपके नागरिकता से संबंधित सारे आर्टिकल आपको देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पॉलिटी का वीडियो बनाऊंगा, उसमें नागरिकता को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। और बर्थ रजिस्ट्रेशन के कब से शुरू, अनिवार्य 1970 से हमारे यहाँ बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। उससे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाना जरूरी नहीं था और तब से 1970 के बाद से बर्थ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नागरिकता और पासपोर्ट को लेकर जो इम्पोर्टेंट खबर रही, तो इस तरह से आपको करंट अफेयर तैयार करना है। ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ, जयपुर में हुआ।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्या इस सम्मेलन को लेकर उन्होंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, सो जिस पे आप जाके देख सकते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, राजस्थान की एक्सप्रेस रफ्तार, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का काम चल रहा है। और अभी हाल ही में जो कोटा इटावा खंड है उसका नामकरण चेंज किया गया है, अटल एक्सप्रेस वे बोला जाएगा उसको। तो ये भी ध्यान रखना आपको। साथ में परिवहन जो पूरा आर्टिकल है जिसमें हमारे भूगोल में परिवहन को लेकर प्रश्न आने वाला है, तो आपको ये भी करंट अफेयर ध्यान में रखना है कि एक्सप्रेस वे के निर्माण में राजस्थान प्रथम है। पूरे देश में लगभग 4,809 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं, जिनमें से राजस्थान में 1192 किलोमीटर का निर्माण हुआ है और राजस्थान की हिस्सेदारी 25% है। तो एक्सप्रेस वे के निर्माण में राजस्थान प्रथम आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 16वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। सनाई ताकाइची जापान के पीएम यहाँ आए थे, तो वो भी करंट अफेयर चर्चा में था, वो भी आपको ध्यान रखना। सौर ऊर्जा में राजस्थान नंबर 1 आया, पीएम कुसुम योजना में पहले नंबर पर है। साथ में पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना में लगभग 2,65,000 रूपटॉप संयंत्र लगाए गए हैं और हमारी जो सोलर रूप क्षमता है वो 1,001.57 मेगावाट को क्रॉस कर गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ बढ़ रहा है राजस्थान। घरों पे रूफटॉप सोलर लगाए जा रहे हैं और तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। हमारी जो सोलर कैपेसिटी है वो 1,000 मेगावाट को क्रॉस कर गई है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों योजना इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना। और राजस्थान के भागीरथ कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री को, सीएम को। अभी जल प्रबंधन को लेकर इतने सारे काम किए गए, इतनी सारी योजनाएं और इतने सारे समझौते हुए, जैसे यमुना जल संसाधन पाजना बांध, तो मुख्यमंत्री को भागीरथ की संज्ञा दी गई है। उससे पहले किनको दी जाती थी? गंगा सिंह, जिन्होंने गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर के लिए निर्माण को लेकर काम किया। तो आपको गंगा सिंह के बारे में भी सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, ये चर्चा में रहे, तो ये इनसे संबंधित प्रश्न प्री में पूछा जा सकता है। आप कहोगे तो मैं इनका डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके बाद राजस्थान 11 जुलाई को जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। तो मुद्दा ये है कि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 से भी कम हो गया, 1.09। और चिंता का विषय है, भारत की जनसंख्या अब स्थिर न होकर घटने के उस पर आ गई है, तो ये चिंता का विषय है। और ये स्थिर जनसंख्या के लिए आपको टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए, जबकि हमारे अधिकतर राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से कम है, 1.9 है एवरेज। जैसे दिल्ली का 1.2 है और सबसे ज़्यादा की बात करें तो बिहार का 2.9 है, यूपी का 2.6 है। तो ये जनसंख्या से संबंधित एक बहुत अच्छा विषय है, चर्चा में भी रहा, क्योंकि अभी जनगणना भी चल रही। तो यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि जनसंख्या जनगणना कौन कराता है, कि कौन सा डिपार्टमेंट है, ये सब आपको तैयार करना है इसके लिए। और टोटल फर्टिलिटी रेट से संबंधित आपके बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यूपीएससी में और आरएस में। इथेनॉल को लेके, इथेनॉल अभी चर्चा में रहा। इथेनॉल किस तरह से बायोफ्यूल है, अभी 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे आएगा। तो इथेनॉल काफ़ी समय से चर्चा में, क्योंकि इथेनॉल का समीक्षण किया जा रहा है पेट्रोल में। तो इथेनॉल को लेके पिछली बार के प्री में तो आरएस में प्रश्न आए ही सही। इथेनॉल की जो भी जनरेशन है, पीढ़ियाँ हैं, वहाँ से प्रश्न आया, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, किस तरह से किससे इथेनॉल बनाया जाता है, ये हमारे प्री में प्रश्न आ गया। तो आपको सारा पढ़ना है इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और E20 क्या है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाया जा रहा है, क्यों मिलाया जा रहा है, वाई इथेनॉल, इथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपका साइंस और टेक के सेक्शन में। मैं इथेनॉल को, पूरे बायोफ्यूल को आपको एक बार डिस्कस करूँगा, शानदार वीडियो बनाऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद जीरो डंप साइट मिशन क्या है, बायो माइनिंग क्या है, कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण। तो जीरो डंप साइट मिशन हमारे जो लगभग 152 निकायों में कचरे का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण किया जा रहा है, उसके लिए जीरो डंप साइट मिशन चलाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से शानदार वीडियो आया था, आप देख लेना। उसके बाद वन मित्र योजना, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 7 वन मित्र होंगे। 2024-25 के में 2 महिला वन मित्र लगाने की बात की। तो ये हरियाणा राजस्थान अभियान 7 अगस्त 2024 से शुरू किया गया था, 7वां वन मित्र योजना। तो ये किस तरह से क्या है, आपको ध्यान रखना। वन मित्र योजना का हाँ सुजस में आया था, तो मैंने आपके लिए कंपाइल किया। उसके बाद भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली 30 जुलाई को। अभी देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली अभी 30 जुलाई को। क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में एक घटना हुई, वहाँ पे ट्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर होते हैं वो टूट के ट्रेन पे गिर गए। तो ये बहुत बड़ी घटना और ये आगे भी हो सकती है।
तो हाइड्रोजन ट्रेन में क्या होता है, इस तरह की हमको ऊपर इस तरह से वायर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोजन ईंधन से वो चलेगी। और हाइड्रोजन स्टैक सेल फ्यूल सेल एक शानदार सेल होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और साथ में जल वाष्प निकलेगी। तो हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर भी मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा मेरे चैनल पे, आप उसको देखोगे तो आपको हाइड्रोजन ईंधन क्या होता है, हाइड्रोजन स्टैक सेल क्या होता है, ये सब पता चलेगा। साथ में आपको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न आ चुका है, आरएस में यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। 2023 में ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चला था। इसका उद्देश्य क्या था, लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन पर एनम हमको उत्पादित करना है। हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है, हाइड्रोजन फूल क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। और कई तरह की हाइड्रोजन होती है, जैसे ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो पिंक हाइड्रोजन। तो ये अलग अलग तरह की हाइड्रोजन क्या है, कैसे बनती है, सोर्स क्या होता है, अलग अलग सोर्स होता है। आप कहेंगे तो मैं इसको लेके एक शानदार वीडियो बनाऊंगा पूरा हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, तो आप जाके वैसे मैंने वीडियो बना रखा है हाइड्रोजन ट्रेन का, आप उसको देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद विक्रम 1 जो वन है, वो भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल मिशन है, और ये बहुत अधिक चर्चा में रहा, करंट अफेयर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, स्पेस टेक्नोलॉजी का। और इसको लेके मैंने शानदार वीडियो बनाया और पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी में मेरे चैनल पर पढ़ा दिया मैंने। आप जाके मेरा वीडियो देखना और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद है जयपुर मेट्रो फेज़ 2 का उद्घाटन हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने किया। तो आपको ध्यान रखना है कि फेज़ 1 क्या था, फेज़ 2 अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो ये प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक रहेगा, और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, लगभग 41 किलोमीटर है, 36 स्टेशन आएंगे। राजस्थान और भारत का जो वित्त पोषण का ढांचा इस तरह से रहेगा 50-50। और एसएमएस हॉस्पिटल वाला रास्ता इसमें आएगा, टोंक रोड, टोंक फाटक रोड, ये वगैरह ये सारा आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि फेज़ 1 को फेज़ 2 से कनेक्ट जिस स्टेशन के थ्रू किया जाएगा उसका नाम है खासाकोटी स्टेशन। और फेज़ 1 क्या था, मानसोर से बड़ी चौपड़, जो लगभग 50,000 यात्री डेली यहाँ से यात्रा करते हैं। तो इस तरह से जयपुर मेट्रो फेज़ 2 चर्चा में रहा था, तो यहाँ से भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि फेज़ 1 से खूब बार आरपीसी के एग्जाम में प्रश्न आया। उसके बाद प्रसव सखी पहल चर्चा में रही थी। प्रसव सखी पहल का सरकारी अस्पतालों में जो उच्च जोखिम वाली प्रेगनेंसी होती है, उन महिलाओं को पहचान करना और उनकी मदद करना। इसके लिए ये आपसे अलग से प्रसव सखी रखी जाएगी, और उनकी पहचान कैसे होगी, पिंक एप्रोन पहने रहेगी ये, और इन महिलाओं को पहचानेगी और उनकी मदद करेगी। 24/7 हेल्प डेस्क रहेगी। साथ में जननी एक्सप्रेस जो 104 नंबर पर आप उपलब्ध होती है, वो इनके कोलाब्रेशन के साथ पूरी तरह से इस उच्च जोखिम वाली महिलाओं को मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो माई भारत पोर्टल बना, आप चर्चा में रहता है, शिक्षा, कौशल, रोजगार से संबंधित है, युवाओं को जोड़ता है। राजस्थान ने भी इसके साथ कोलैबोरेट किया है। और एक और जो हमारी मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत अब है ना ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनका डेटा तैयार किया जाएगा। साथ में ये माई भारत पोर्टल से इसको कनेक्ट करेंगे। और 4 खेलों को लेकर प्रतियोगिता होगी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, आपको ध्यान रखना है। और प्रतियोगिता का आयोजन पंचायत स्तर पर होगा, वार्ड स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा। इस तरह से ये करंट अफेयर था। मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम क्या है, आपको ध्यान रखना। सुजेस्ट में अगर आप जाकर वीडियो देखेंगे तो आपको और एक्सप्लेन अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके बाद निवेश अनुकूलता सूचकांक चर्चा में रहा था, नीति आयोग जारी करता है। राजस्थान की स्थिति क्या रही, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, नियमों के सरलीकरण में राजस्थान दूसरे नंबर पर, निवेश प्रोत्साहन में राजस्थान तीसरे नंबर पर, संसाधनों के मामले में 5वें नंबर पर। और निवेश से संबंधित रिप्स है, रिप्स योजना है 2024 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता। और रिप्स योजना को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सूजेस और करंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे से दोनों को कंपाइल करके इस योजना का हर आयाम मैंने डिस्कस किया। आप मेरे भी चैनल पर जाके इस वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पूरी योजना समझ में आ जाएगी। राजस्थान निवेश पोर्टल 18 विभागों की 190 सेवाएं हैं, और रिप्स योजना इंपॉर्टेंट है, आप देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद UDID चर्चा में रहता है, ये क्या होता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होता है, एम्पावरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो समान अवसर नीति डिसेबिलिटी पर्सन से संबंधित है। 18 जुलाई को
18 जुलाई को ये करंट अफेयर आया था, तो आप जाके देख लेना सुजस में, और वहाँ पे समान अवसर नीति और ये यूडीआईडी को इन्होंने डिस्कस किया। राजस्थान क्या-क्या कर रहा है उसमें, विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति है, बढ़ी हुई पेंशन है, सहायक उपकरण वितरण है, यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, हर सपना समान समावेशी राजस्थान, हर सपना समान है और समावेशी राजस्थान। तो सुजस स्पेशल को में ये चर्चा किया गया था समान अवसर नीति और यूडीआईडी कार्ड को। तो ये यहाँ से भी हमारे लिए प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान क्या-क्या कर रहा है डिसेबिलिटी पर्सन के लिए। तो ये सारी योजनाएं चल रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद चर्चा में रहा था इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़, आईसीआई इंडेक्स, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जो हमारे सारा जो इंडस्ट्रीज है, जिन उद्योगों पर निर्भर है, उनको बोला जाता है कोर इंडस्ट्री। ऐसे 8 उद्योग थे पहले, अब एक और ऐड कर दिया गया है। कौन सा ऐड किया गया है आपको ध्यान रखना है, लो एस्क को ऐड किया गया है। और ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जैसे कोयला, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, विद्युत, लोएस्क। और ये न्यूली ऐड है नोवा लोएस्क, और इसका जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका आधार वर्ष अभी से शुरू हुआ है, तो ये इसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। और अभी जो आधार वर्ष है 2011-12 को चेंज करके 2022-23 कर दिया गया है, हर महीने ये जारी किया जाता है। और अब 9 कोर इंडस्ट्रीज होगी, आपको ध्यान रखना है। पहले इसको आईसीआई सेक्टर कहा जाता है, कोर सेक्टर, अब इसको बोलता है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, आर्थिक विभाग है, वो जारी करता है डीपीआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर वगैरह आती है। तो आपको ये ध्यान रखना कौन जारी करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ये करंट अफेयर था, ये भी आपको ध्यान रखना। आदर्श वर्ष साथ में जो न्यूली एड जो कोर इंडस्ट्री है वो कौन सी है। उसके बाद जो करंट अफेयर आता है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग को पहला स्थान मिला है। और हमारे क्यों मिला है, 500 से अधिक जियोटेक तंबाकू मुक्ति केंद्र ये इन्होंने संचालित किए हैं। और निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये निःशुल्क अवेलेबल करा रहे हैं, और कोटपा अधिनियम की प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सुजस में इन्होंने डिस्कस किया। तो आपको ध्यान रखना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 में कौन से राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया, तो राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और उसके बाद जो करंट अफेयर चर्चा में था वो था सारनाथ, जो सारनाथ अब यूनेस्को की 45वीं विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो सारनाथ क्या है, प्राचीन बौद्ध स्थल है। अब हमारे देश में 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं यूनेस्को की, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट अलग अलग कैटेगरी में होती है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित, सांस्कृतिक और मिश्रित। साथ में ये मूर्त होती है और अमूर्त भी होती है। मूर्त अब 45 हो गई, अमूर्त 16 है। तो आपको ये इसको लेके मैंने पूरा वीडियो मेरे चैनल पर बना रखा, आप जाके देख लेना। देखो उत्तर प्रदेश का ये 4था वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सारनाथ। भारत का ये 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख जो स्थान है, जन्म लुम्बिनी में हुआ, निर्वाण ज्ञान बोधगया में मिला, प्रथम उपदेश सारनाथ में मिला, मृत्यु कुशीनगर में हुई। तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कुशीनगर जहाँ महापरिनिर्वाण की घटना हुई, ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 28 और ये इम्पोर्टेंट बात है कि 48वीं बैठक जो हुई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी की, वो साउथ कोरिया के बुसान शहर में हुई। और 46वां सत्र भारत में आयोजित किया गया था। और जब भारत में आयोजित किया गया था तब कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दर्जा दिया गया था, इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो इस तरह से अच्छा प्रश्न बन सकता है। यहाँ से प्रश्न आरएस में भी आया हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। तो मैंने इस टॉपिक को अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर रखा, आप जाके मेरे चैनल पे देख लेना, आपको बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा। उसके बाद रेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर न्यूज़ चर्चा में रहती। 30 जुलाई का ये करंट अफेयर है। राजस्थान को एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिला है, और कौन सी कंपनी को मिला ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से जिलों में अब राजस्थान के रेयर अर्थ एलिमेंट खोजे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देश का पहला राज्य जो रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज करेगा वो बना है राजस्थान। और जोधपुर और बालोतरा के कुछ तहसीलों के नाम दिए गए थे, उनमें रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज की जाएगी। तो इसको लेकर भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा मेरे चैनल पे, आप जाके देख लेना। और भारत टैक्सी सेवा मैंने बताया था, सहकारिता मंत्रालय। तो ये भारत टैक्सी जैसे ओला उबर होते हैं, ऐसे सहकारी सेवा शुरू की गई है, जिसमें क्या होगा, ड्राइवर ही मालिक होगा। और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये आने वाले टाइम में अच्छा पूरी तरह से छाने वाला है इंडिया में। तो ये काफ़ी है। और इसको लेके एक वीडियो भी आया है सुजस का, तो आप जिसको जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगा और क्या है भारत टैक्सी सेवा।
और किस तरह से सहकारी सिस्टम काम करता है। इसमें लोग आपस में मिलकर और खुद ही काम करते हैं और खुद ही पैसा लगाते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है। तो आपको ध्यान रखना, रोजगार के साथ साथ स्वामित्व में भी हिस्सा होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जंतर मंतर पर जो हुआ, भूख हड़ताल, गांधी जी का मार्ग, बड़े पदों पर बैठे लोगों को कितना संभल कर बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ये केस स्टडी के रूप में हमारे एक खंड के अंदर आ सकते हैं। एथिक्स वाले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, क्या होता है। तो इसको लेके आप जो भी आपका एथिक्स पेपर होता है उसमें के लिए इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को बड़े किस सोल्व किया गया है, क्या क्या चीज़ें अराई हुई है और क्या क्या गलतियाँ हुई है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, कितनी ज़रूरी है, इस्तीफे का क्या समाधान है, क्या इस्तीफा देना समाधान है। तो ये सब चीज़ें आप तैयार कर सकते हो अपने केस स्टडी के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपके आंसर में अगर मेंस में लिखोगे और इस तरह से आप तैयार करके पहले ही बैठोगे तो इससे संबंधित अगर पेपर में प्रश्न आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हो। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, कैसे अधिकारी को इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, कैसे सरकार को इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें कैसे काम करती है। आप इमोशनल इंटेलिजेंस को तैयार करोगे सिविल सर्विस के लिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी हवेली संरक्षण योजना को लेकर चर्चा रही थी, सुजस पे वीडियो आया था। तो 662 हवेलियों को संरक्षित किया जाएगा सिक्योरिटी की, और इतनी सारी हवेलियाँ। तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर में इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार जैसलमेर की हवेलियों को लेकर प्रश्न आता है आरएस प्री में, तो आपको ये वाली चीज़ भी तैयार करनी चाहिए क्योंकि एक हवेली का प्रश्न ज़रूर आएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना चर्चा में रही थी। राजस्थान की योजना है और किससे संबंध है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से। तो अगर आप राजस्थान के बाहर इलाज कराते हैं तो कहाँ कहाँ आप इलाज करा सकते हो, कितना इलाज करा सकते हो, ये सब इस योजना के अंतर्गत बताया हुआ था। तो 25 लाख तक का आप इलाज करा सकते हो पूरे देश में, कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर बस। तो ये दोनों जिलों के नाम, राज्यों के नाम याद रखने, साथ में 25 लाख याद रखना, ठीक है। उसके बाद साइबर सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई थी। आपको ध्यान रखना, साइबर सुरक्षा अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, तो आपको कितने नंबर पर कॉल करना है, 1930 पर कॉल करना होता है। जीरो टाइम लेग के साथ ये आपके खाते को होल्ड कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हमें सबको याद होनी चाहिए। तो 1930 पे कॉल करके आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हो। आपका खाता उसी समय पे बिना कुछ ज़्यादा डिटेल पूछे होल्ड कर दिया जाता है और आप वित्तीय फ्रॉड से बच सकते हो। करौली चर्चा में रहा था पाचना बांध को लेकर भी, और साथ में इसका स्थापना दिवस भी था 1348 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, अर्जुन पाल ने की थी। यहाँ के यादव वंश के राजा हैं जो ये कृष्ण के वंशज हैं, और कल्याणपुरी और ढोंग की रानी इसका पुराना नाम है। तो करौली को लेकर जो चर्चा रही, आप करौली का पूरा इतिहास और इसका करौली में क्या क्या है जो भी स्थान, वो सब एक अच्छे से तैयार कर सकते हो क्योंकि ये चर्चा में रहा तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है आरएसपी में। उसके बाद है राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव हुआ था और जल समृद्ध अब राजस्थान हो गया। पहले जल की कमी वाला राज्य कहलाया जाता था। जल प्रबंधन में राजस्थान का मॉडल अब चर्चा में रहा। तो क्या है, कैसे जल प्रबंधन में हम समृद्ध हुए हैं, ये सब एक वाटर कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें डिस्कस किया गया था। राजस्थान के मॉडल की अब चर्चा हो रही है। जल संपन्न राज्य बनने की दिशा में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। पूर्वी राजस्थान को लेकर राम जल सेतु लिंक परियोजना, सिक्योरिटी को लेकर यमुना जल समझौता, और उधर भरतपुर करौली सवाई माधोपुर के लिए पाचना बांध। तो इस तरह से, और बंदे गंगा जल संरक्षण, नया जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। तो इन सबको आपको कंपाइल करना है इस खंड के लिए, इस चीज़ के लिए कि किस तरह से जल समृद्ध राजस्थान है। तो इसमें जैसे सिक्योरिटी के लिए यमुना जल समझौता, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जल जीवन मिशन। तो जल स्रोतों की सफाई की जाती है इसमें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में। चंबल जल सेतु बन रहा पूर्वी राजस्थान का। राम जल सेतु जो लिंक परियोजना 17 जिलों की है, वहाँ पर एक चंबल जल सेतु बनाया जाएगा, एक्वाडक्ट। तो ये एक्वाडक्ट क्या होते हैं, किस तरह से पानी को ऊपर ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाते हैं। तो 2.3 किलोमीटर का एक्वाडक्ट बनाया गया हमारे राजस्थान में। कहाँ पर, रोमन एम्पायर वाले रोमन एक्वाडक्ट बनाए गए हैं, आपको ये बताना है। जैसे एक झालावाड़ में है, साथ में अलवर में भी है, तो आपको ये भी देखना होगा। तो ये पुराना आर्ट एंड कल्चर का जाके वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद जो जो इवेंट रहे हैं इस महीने में, जैसे फीफा वर्ल्ड कप रहा है, 2010 महिला वर्ल्ड कप रहा है। पीवी सिंधु चर्चा में रही जिन्होंने
इतिहास रच दिया। कॉमनवेल्थ गेम अभी चल रहे हैं, आज 2 अगस्त को समापन हो गया। लगभग 34 मेडल तो हम जीत चुके हैं और ये सारा करंट अफेयर आपको तैयार करना है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, जैसे जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं वो स्कॉटलैंड ग्लासगो में चल रहे हैं अभी। और उसके खेलो इंडिया योजना हमारे देश में चली थी 2017 में। भारत विश्व को अग्रणी खेल देशों में स्थापित करने का हमारा टारगेट है 2036 तक का। यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम, वुमेंस गेम और पैरा गेम्स और उसके बाद बीच गेम्स, इस तरह से अलग अलग प्रतियोगिता होती है खेलो इंडिया की। तो ये सब आपको ध्यान रखनी कितने तरह की प्रतियोगिताएं होती है और साथ में कॉमनवेल्थ गेम में हमारा क्या ये रहा। तो ये खेल वाला जो करंट अफेयर है मैं पूरा अलग से आपको चर्चा में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इस महीने का, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मेरे पास इतना सोर्स अवेलेबल नहीं है कि मैं इतना लंबा वीडियो चढ़ा सकूँ। और उसके बाद जो वन लाइनर करंट अफेयर है, जैसे हथिनीकुंड बैराज किससे संबंधित था। हथिनीकुंड यमुना का जो पानी राजस्थान में हथिनीकुंड बैराज से आएगा और कहाँ पहुँचेगा, चूरू के कौन से जलाशय में पहुँचेगा, तो जलाशय का नाम साथ में जो भी नहर हैं ये सब आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे, कोटा में। पासपोर्ट एक्ट कौन सा चलता है, ग्लोबल पासपोर्ट जो इंडेक्स 2026 का, उसमें भारत की रैंक कौन सी है, 125वीं रैंक है। उसके अलावा जर्मनी इस बार फुटबॉल की शक्ति नहीं रहा। जर्मनी को अंतिम 16 में से ही बाहर हो गया था। पराग्वे ने इसको पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया था, तो आपको ध्यान रखना। और मैच कहाँ पर हुआ था, बोस्टन में हुआ था। लोकमंथन 2026 क्या है, राजस्थान मेजबानी करेगा। थीम थी हम भारत के लोग। 2 से 16 जुलाई को हेलमेट जागरूकता अभियान चला था और टारगेट क्या था, 2030 तक जो रोड एक्सीडेंट होते हैं और डेथ होती है उनको 50% तक कम करना है। तो ये सब चीज़ें ऐसी कैसी उठ के प्रश्न बन के आ सकती है। व्हाट्सएप पर इमेज सेवाएं शुरू हुई है, 27 सुविधाएं मिलेगी आपको। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के लिए अभियान चलाया गया था। तो वर्ल्ड प्लास्टिक फ्री डे कब मनाया जाता है, 3 जुलाई को, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेवा तीर्थ क्या है, सेवा तीर्थ जो हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय उसका नया नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। और सनाए ताकाइची चर्चा में रहे, ये जापान के मुख्य प्रधानमंत्री हैं। केइको फुजिमारो चर्चा में रहे, पेरू की 10वीं महिला राष्ट्रपति बनी। पॉल मर्फी चर्चा में रहे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हमारे मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमको सारा करंट अफेयर राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना। और वेस्ट बंगाल के स्पीकर अभी हाल ही में आके हमारे सीएम से मिले, आपको उनका नाम बताना है, क्या नाम है। उसके बाद नेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स चर्चा में रहा था, पचपदरा रिफाइनरी से संबंधित है। हमारा पचपदरा रिफाइनरी का नेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 है। ये क्या होता है, ये सब लेकर मैंने वीडियो बनाया है पचपदरा रिफाइनरी का, उस पर जाकर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पचपदरा रिफाइनरी का एनसीआई इंडेक्स कितना है, 17 है। भारत की ये कौन सी रिफाइनरी है, 24वीं। ये वन लाइनर करंट अफेयर में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ऐसा कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडवानी लोक गायिका जो है वो उनकी अभी डेथ हुई है, तीजन बाई। वो कौन से राज्य की है, छत्तीसगढ़ की, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंडवानी के लोक जो गायन है वो कहाँ का, कौन से राज्य का है, और इससे संबंधित लोक गायिका का नाम, ये सब करंट अफेयर में आप पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के रूप में आपके। तो आपको ध्यान रखना है। यूएन एसडीजी इंडेक्स में भारत की रैंक 94 रही है, 167 में। स्कोर कितना रहा है, 68.3। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स में अव्वल रहने वाला राज्य कौन सा है, झुंझुनू। ये मैंने आपको बताया, तो ये पूरा भी मैंने वीडियो बना रखा, आप जाके देख लेना। पीएम कुसुम योजना में अव्वल स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 30वीं किस्त जारी कर दी गई है और कितने लोगों को जारी, कितनी बालिकाओं को जारी की गई है, ये पूरा अभी हाल ही में सुजेस पर लाड़ो प्रोत्साहन योजना को इन्होंने सारा कंटेंट बताया इसका, तो आप जाकर उस योजना को देख सकते हैं। इंडोनेशिया पीएम मोदी गए थे, तो इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे, तो अभी इंडोनेशिया से संबंधित क्या क्या प्रावधान हुए, तो मोदी साहब ने कौन से देश की यात्रा की, इंडोनेशिया की। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है इंडोनेशिया को लेकर। यूरेनियम कॉरिडोर को लेके जो समझौता हुआ हमारा कौन से देश के साथ हुआ, इंडोनेशिया के साथ हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, ये ध्यान रखना आपको। जीआई एक्ट 1999 होता है, जो जीआई टैग दिए जाते हैं जोधपुर मौजू को दिया गया, तो एक्ट कौन सा 1999। जीआई रजिस्ट्री कहाँ पर है, चेन्नई में है, ये आपको ध्यान रखना। बेन स्टोक जो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, क्रिकेट खिलाड़ी, उन्होंने संन्यास लिया। वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया है। कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो अभी हाल ही में बनाई गई डीआरडीओ के द्वारा, पूरी तरह से स्वदेशी, आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर स्वास्थ्य की देखें तो एक वीकली चर्चा में रहा था इंसुलिन वैक्सीन है, टाइप ए और बी डायबिटीज़ के लिए।
डेंगू वैक्सीन चर्चा में रहा था, भारत ने बनाया है क्यू डेंगा करके, ये टेट्रावेलेंट है और चारों प्रकार के सीरोटाइप पे काम करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। 7x7x7 रणनीति किसको लेके है? एनीमिया को लेके। तो इस तरह से पूरे महीने का करंट अफेयर मैंने आपको बताया, इस तरह से आपको पढ़ना है। और ये सब राजस्थान के संदर्भ में अगर बेस्ट सोर्स मैं कहूँ तो सूजस बुलेटिन है, सूजस स्पेशल है, सूजस की मैगजीन है, और साथ में कुछ मैगजीन जो आप पढ़ सकते हैं, जैसे राजस्थान क्रॉनिकल है या फिर इंटरनेशनल क्रॉनिकल। ये सब चीज़ें पढ़ के आप पूरा अच्छे तरह से करंट अफेयर आरएसपी के लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए प्री में लगभग 25 प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न करंट अफेयर का आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके करंट अफेयर के प्रश्न गलत होते हैं तो आप रेस से बाहर हो सकते हो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर को, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आरपीएससी करंट अफेयर को इस तरह से पूछ रही है। अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए उनके करंट अफेयर के प्रश्न मैंने कंपाइल कर रखे हैं, आपको हो गए तो मैं उन सारे प्रश्नों के आपको बताऊँगा। जो जनवरी से जून तक के जो करंट अफेयर था उससे पूछे गए हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल क्या है, आप देखिए। और अब जून से लेके जो दिसंबर तक है, नवंबर तक का करंट अफेयर आपको आरएस के लिए अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये 4 महीने का करंट अफेयर ही मुख्य रूप से पूछा जाएगा। तो जुलाई का करंट अफेयर ये था, ये सारे चीज़ें डिस्कस हुई है सूजस में, तो ये मैंने आपको कंपाइल करके दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अब आप चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर को किस तरह से आपको सामने रखूँ, वीकली रखूँ या फिर 15 दिन का करंट अफेयर रखूँ, या फिर मंथली, हमें इस तरह से डिस्कस करें ताकि आप सारी चीज़ें देख सको, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं किस तरह से आपको करंट अफेयर आपके सामने रखूं। और अगर आपकी तैयारी में मैं मदद कर पा रहा हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो लाइक करना, अपने जो दोस्त जो घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर करना है, और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच।